हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आपके यूट्यूब चैनल आईसीसी अशोक क्लासेज में सबों का स्वागत है। मैं हूं अशोक सर और आज ग्रामर के एक मुख्य बिंदु भार्ब पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। भार्ब के तीसरे पार्ट में मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले हमने भार्ब का फर्स्ट पार्ट बताया था। फर्स्ट पार्ट में उसके डेफिनेशन के बारे में और सेकंड पार्ट में भार्ब के कई बिंदु पर हमने चर्चा किया, उसको आप देख लीजिएगा ताकि आसानी से यह बात आपको समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम भार्ब के तीसरे बिंदु पर चर्चा कर रहा हूँ। भार्ब जो होते हैं दो पार्ट के, है ना, एक हेल्पिंग भार्ब और दूसरा मेन भार्ब, है ना। तो हेल्पिंग भार्ब का मतलब क्या होता है बाबू? सहायक क्रिया, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ए हेल्पिंग भार्ब इज वन which help, है ना। हेल्पिंग वर्ब इज वन which helps the main verb to form a tense, voice, mood। कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब को मदद करने के लिए। हमने बताया था इससे पिछले वीडियो में, आप सबों को पता होगा, है कि नहीं। चलिए, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब कैसे है और मेन वर्ब कैसे है ना। दोनों के अंतर के बारे में हमने बता दिया। आज उसका हम प्रयोग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वह मेन वर्ब को मदद करने के लिए आता है, मेन वर्ब को मदद करने के लिए आता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी में मैं लिख चुका हूँ, है ना। जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है। किसकी सहायता करती है? प्रधान क्रिया की सहायता करती है, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। वह क्रिया क्या कहलाएगी? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। समझ में आई बात? चलिए, अब हम एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मोहन इज प्लेइंग। अब यहां पर देखिए, यह जो है आपका मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब है। और यहां पर ये क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, है ना। क्योंकि यह जो है इसको मदद करने के लिए आया है, इसे मदद करने के लिए आया है। जब भी हेल्पिंग वर्ब आता है वह मेन वर्ब को मदद करने के लिए आता है। जब भी आप बाजार जाते हैं अपने पिताजी के साथ, आप वर्क नहीं करते हैं, आपके पिताजी वर्क कर रहे हैं और आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे आप बाजार गए, पिताजी के साथ गए हैं, है ना, झोला लेकर के। आपके पिताजी बाजार से कोई सामान ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? पिताजी को मदद कर रहे हैं। बैग लेके खड़ा है, झोला लेके खड़ा है, कुछ दे रहे हैं, आप बैग में रख रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ उसे मदद कर रहा है ना। हेल्प कर रहा है किसको? मेन वर्ब को मदद कर रहा है। मेन वर्ब को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है ना। हेल्प मदद करता है। समझ में आई बात? चलिए, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। यू, है ना। अब यहां पर देखिए, अच्छा ठीक है, राधा इज राइटिंग अ लेटर, है ना। अब देखिए, राधा क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। तो पत्र लिख रही है तो ये हो गया क्या चीज? मेन वर्ब। और ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ईज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ से अगर मैं ईज को मिटा दूं, है ना, तो राधा राइटिंग अ लेटर नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसे मदद करने के लिए आएगा, ईज आएगा। समझ गए? इसीलिए ईज क्या हो जाएगा? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? चलिए, है ना। यू
विल गो, है ना। अब यहाँ पर ये तो मेन वर्ब है, ये क्या होगा, मेन वर्ब होगा, और ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना। चलिए, आई शैल गो, है ना, मैं जाऊंगा, मैं, तुम जाओगे, मैं जाऊंगा, ये भी क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसको, यह क्लास आपको तभी समझ में आएगा आसानी से, आप फर्स्ट पार्ट इसका देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे तो समझ में आएगा ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है और ये मेन वर्ब क्यों है। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना। चलिए, अब इसे हम मिटा देते हैं। अब मैं चर्चा कर रहा हूं मेन वर्ब के बारे में। अभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने बता दिया है, और मेन वर्ब के बारे में बताऊंगा। चलिए, दूसरा जो होगा वह मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एम भी कहते हैं, है ना, जिसका हिंदी क्या होता है, प्रधान क्रिया, प्रधान क्रिया, है ना, या मुख्य क्रिया भी इसका नाम है, मुख्य क्रिया। ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, है ना। द verbs are used, the verbs are used the verbs are used alone or together। मैंने क्या लिखा, the verbs are used alone or together with, the verbs are used alone or together with helping verb, with helping verb, helping verb in a sentence, है ना। That is called main verb, है ना। अब देखिए इसके बाद इंग्लिश के, है ना, हमने अंग्रेजी में लिखा है द verbs आर यूज्ड। देख लीजिए, कोई भी वर्ब हो सकता है। द verbs आर यूज्ड alone या टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब, है ना, इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। कहने का मतलब होता है जब भी कोई भी वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेले यूज्ड होता है, प्रयोग किया जाता है, जब भी प्रयोग होगा अकेले या टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है उसके बारे में देख लीजिएगा आप, है ना। जब भी कोई वर्ब अकेले प्रयोग हो, है ना, कोई भी वर्ब हो सकता है, कोई भी वर्ब जब भी अकेले प्रयोग हो, किसी भी सेंटेंस में अकेले प्रयोग होता है, तो वह होगा आपका क्या चीज होगा, वह होगा क्या चीज, मेन वर्ब होगा,
हम इस पर भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछले वाले वीडियो में, आप उसे ज़रूर देख लें, है ना, ताकि आसानी से आपको समझ में ये आए। तो बताया था कि हमारे घर में पिता रहते हैं, पुत्र हैं, है ना, और दोनों के रिलेशन को बहुत अच्छे ढंग से हमने समझाया है। उसको थोड़ा देख लीजिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, है ना। तो आपका पिताजी अकेले हैं घर में तो वही ना मेन वर्ब होगा, वही ना घर का मालिक होगा। आपके पिताजी लंदन चले गए हैं, यहाँ नहीं है किसी कारण, बस घर से बाहर है, तो घर का मालिक उस वक्त कौन होगा? वही होगा। तो यह मेन वर्ब कैसे है ना, द वर्ब इज यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब, है ना, इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड, क्या चीज? मेन वर्ब होगा। ठीक है ना। अब इसका हिंदी में हम हिंदी में लिख के समझा देते हैं। जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या जो क्रिया किसी भी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है ना, वह प्रधान क्रिया कहलाती है ना। मैंने क्या लिखा फिर से देखिए कि जो क्रिया किसी भी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है ना, तो वह क्रिया क्या होगा? आपका प्रधान क्रिया होगा, यानी मेन वर्ब होगा। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा आप आसानी से इसे समझिए। ठीक है ना। चलिए जैसे देखिए, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़का हो। अब यहाँ पर देखिए, यह हेल्पिंग वर्ब है। यह क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बट अभी ये क्या होगा यहाँ पर? यह आपका मेन वर्ब होगा। क्या होगा? मेन वर्ब होगा। और क्यों होगा मेन वर्ब? तो इसके बारे में आप पिछले वीडियो में देख लीजिए, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यू, है ना, यू आर प्लेइंग, है ना, यू आर प्लेइंग। अब यहाँ पर ये क्या होगा? यह यहाँ पर अब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू? ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और यह क्या होगा? मेन वर्ब होगा, है ना। तो मैंने क्या बोला? अब इससे एग्जांपल से, डेफिनेशन से समझिए। जो क्रिया किसी भी वाक्य में अकेले, अभी देखिए यह भी क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, और यह क्रिया अकेले इस सेंटेंस में प्रयोग किया गया है ना। मैंने बताया था कि सेंटेंस एक फैमिली है, एक परिवार है ना। और उस परिवार में पिता को हमने क्या बताया था? मेन वर्ब बताया था। और पुत्र को क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब बताया था। और जब दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा, है ना, उस घर का और पुत्र का और पिता का जो घर से रिलेशन जो बनेगा, वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैंने बताया है। उसे देख लीजिएगा, है ना। यू आर अ बॉय, यहाँ पर आर जो होगा वह मेन वर्ब होगा, क्योंकि अकेले यह प्रयोग किया गया इस सेंटेंस में, है ना। और यू आर प्लेइंग, यहाँ पर आर जो होगा, यहाँ क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब अब हो जाएगा, मेन वर्ब ये हो गया, क्योंकि पिताजी आ गए हैं घर में। तो बेटा के मेन वर्ब बनने की कोई जरूरत, बेटा को मालिक बनने की कोई जरूरत नहीं है। जब पिताजी घर में है तो बेटा मालिक नहीं बन सकता, है ना। पिताजी जब ऑर्डर दें, है ना, फिर भी
घर का जो मुखिया होता है, घर का जो मालिक होता है वो मालिके होता है ना। बेटा सिर्फ मदद करता है अपने घर में पिता का, है ना। अब यहाँ देखिए यू हैव, है ना, चलिए बार बार यू हैव, सी राइट्स अ लेटर। अब देखिए वह पत्र लिखती है। अब यहाँ पर यह बताइए क्या है, यह क्या है बोलिए। ये आपको मेन वर्ब होगा। क्यों होगा मेन वर्ब? क्योंकि यह मेन वर्ब तो है ही, और डिफाइन से भी पता चल रहा है कि जो क्रिया किसी भी वाक्य में अकेले आए तो वह क्रिया होगा मेन वर्ब। तो ये अकेले बेचारा आया है, इसीलिए यह क्रिया क्या कहलाएगी? मेन वर्ब कहलाएगी। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसी को, है ना, अब इसी क्रिया को हम मेन वर्ब बनने देते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे डालते हैं, है ना। सो देखिए सी इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर जो ये होगा राइटिंग जो होगा यह मेन वर्ब हो जाएगा, और ये क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर सी हैज, है ना, अ काउ, सी हैज अ काउ। अब यहाँ पर ये जो हैज होगा, ये हैज ही क्या कहलाएगा? आपका मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा जगह फिर लिख रहा हूँ, सी हैज ईटेन, सी हैज ईटेन, उसने खा लिया है ना। अब देखिए यहाँ पर हैज जो होगा यह हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, है ना, और यह ईटेन जो है यह आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है। आज आपको हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का डेफिनेशन से परिचय करवाया, उसके कई एग्जाम्पल को हमने दिखाया है, और आप इसे समझ जाते हैं तो अब इसका अगला जो मैं वीडियो बनाने जाऊंगा वो होगा ऑब्जेक्ट का। किसका होगा? वो ऑब्जेक्ट को होगा, और मैं ऐसा करता हूँ कि आप सबों को बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। जब किसी भी ट्रांसलेशन को बनाते हैं, है ना, तो ट्रांसलेशन को बनाने के लिए कई पढ़ाने वाले व्यक्ति विभिन्न तरह के बातों को करता है, लेकिन मेरा आप अपना सोच है। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमने इस बात को लिया था, है ना, ट्रांसलेशन बनाने के लिए। अब देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे तो आपको इतना चीज़ की जानकारी तो मोटा मोटी होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप आसानी से किसी भी ट्रांसलेशन को आप हिंदी को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमने इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बढ़िया तरह से हमने बता दिया है, उसको देख लीजिएगा। वर्ब के बारे में आज मैंने बताया है। इसके कई पार्ट और होते हैं, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब, समझ गए। इस पर जैसे जैसे जहाँ पर यूज होगा वहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूँगा, और ऑब्जेक्ट को मैं बताऊँगा उसके बारे में भी। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।